हे गाइस, कैसे हो? आई होप सारे के सारे अच्छे हो गए। और अगर अच्छे नहीं हो तो बहुत जल्द ही अच्छे हो जाओ यार। तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। उसका नाम क्या है? ट्रांसपोजिशन। अब नाम क्या है इससे ज़्यादा मतलब हम लोगों को रखना नहीं है। इसका काम क्या है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, हम लोग क्या कर रहे थे? 4x प्लस 15 इक्वल टू 35 जो हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था ना अभी। तो उसमें क्या किया, पहले हम लोगों ने एक स्टेप में -15 करा, फिर इसमें से भी माइनस करा, फिर डिवाइडेड बाई 4 किया। तो जो भी ऑपरेशन हम लोगों ने एलएचएस में किया था, सेम ऑपरेशन हम लोगों ने आरएचएस में कर रहे थे, तो वो लेंदी हो रहा था। तो ये क्या कहता है कि हम लोगों के पास जो एलएचएस और आरएचएस होता है, तो एलएचएस का जो टर्म है उसको हम लोग आरएचएस में ले आ सकते हैं, और आरएचएस का जो टर्म है उसको हम लोग एलएचएस में ला सकते हैं। पर एक शर्त होता है कि अगर कोई टर्म पॉजिटिव है एलएचएस में, तो उसको जब आरएचएस में हम लोग ले जाएंगे ना, तो वो नेगेटिव हो जाएगा। जो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो जाएगा, और अगर कोई नेगेटिव है आरएचएस में तो एलएचएस में आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा, और अगर डिवाइड में होगा तो इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक, कहने का क्या मतलब है कि देखो यहाँ पे 4x प्लस 15 कहाँ है, यहाँ एलएचएस में है, इधर 35 आरएचएस में। हम लोग को क्या करना होता है कि एलएचएस में हम लोग को सिर्फ क्या रखना है, वेरिएबल रखना है। तो कांस्टेंट है उसको आरएचएस में भेज देंगे। अब देखो कि हम लोग चाह रहे हैं कि 15 जो है वो चला जाए हम लोगों का आरएचएस में। अब 15 के पीछे क्या लिखा हुआ है, प्लस। तो अब यहाँ पे हम लोग का इंटीजर का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि हमको इंटीजर कितने ढंग से आता है, ताकि हम ये एलएचएस टू आरएचएस हम लोग ट्रांसफ़र करना चाहें। तो जिस नंबर के भी पीछे प्लस या फिर कुछ नहीं लिखा होता है वो प्लस होता है। अगर प्लस लिखा हुआ है तो वो प्लस होगा, और कुछ नहीं लिखा हुआ है फिर भी प्लस होगा। अगर निगेटिव लिखा हुआ है तो वो नेगेटिव है। तो अब देखो 4x इक्वल टू 35, यह पॉजिटिव है, इधर क्या आ जाएगा, -15 आ जाएगा। क्या समझ में आया? बिल्कुल। तो अब देखो ये क्या हो गया, 4x इक्वल टू 20। अब देखो ये x के साथ ये क्या है, 4 मल्टीप्लाई में है, तो इधर क्या आएगा, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा। ठीक, तो देखो x इक्वल टू 20/4, तो x का वैल्यू क्या आ गया, यहाँ से 5 आ गया। और मेथड देखते हैं हम लोग। मैं चाह रहा हूँ कि 4x को आरएचएस में ले जाऊँ, तो 4x के साथ कौन सा साइन है, पॉजिटिव, तो इसको ले जाऊँगा तो -4x हो जाएगा। और क्या चाह रहा हूँ कि 35 को मैं इधर ले आऊँ, तो बाई डिफ़ॉल्ट प्लस था उधर तो माइनस आ गया, तो 15 माइनस 35, ये समझ में आ रहा है ना ये। तो यहाँ हो जाएगा -20 इक्वल टू -4x। अब देखो, अब ये -4x है, ये -4x x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो इसको कहाँ मैं ले आऊँगा, नीचे डिवाइड में। तो क्या आ जाएगा, -20/-4 इक्वल टू x। तो यहाँ से क्या आ गया, 5 इक्वल टू x। तो आप लोग बताओ कि क्या ये x इक्वल टू 5 और 5 इक्वल टू x अलग अलग चीज़ें हैं? नहीं, ये दोनों क्या है, सेम है। तो जो मैंने आपको बताया था कि एलएचएस में ही रखते हैं x को, वो मैंने ये कहना चाह रहा था कि एक साइड रखते हैं किस सबको, मतलब वेरिएबल जो हमारा हो एक साइड आ जाए और कांस्टेंट हमारा एक साइड आ जाए, ताकि हम लोगों को अपना रिजल्ट दिखाई दे। समझ रहे हो? तो अब हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। फॉर सॉल्विंग एन इक्वेशन हैविंग n नंबर ऑफ वेरिएबल्स, कोई भी इक्वेशन है अगर उसमें n नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि n नाम का वेरिएबल है, ये नहीं, n नंबर ऑफ वेरिएबल्स, n कितने भी हो सकते हैं, 1 2 3 4, कुछ भी, कितने भी वेरिएबल हो, तो एटलीस्ट उतने इक्वेशन हमको चाहिए होंगे। किसी इक्वेशन में अगर n नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं तो हम लोगों को उसको सॉल्व करने के लिए कम से कम n और ऐसे ऐसे और इक्वेशन चाहिए होंगे। जैसे देखो यहाँ पे क्या था, 2x प्लस 3 इक्वल टू 8। अभी तक आप लोग ये पढ़े थे, एक वेरिएबल है, तो मैंने क्या बोला, यहाँ से कंपेयर करो कि अगर यहाँ पे एक वेरिएबल होंगे तो कम से कम हमको कितने इक्वेशन चाहिए होंगे, एक इक्वेशन चाहिए होंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो क्या आप इसे सॉल्व कर पाए थे? क्या होगा इसका आंसर बताओ, 2x इक्वल टू, ये 3 इधर माइनस जाएगा, 8 माइनस 3 हो जाएगा, और जो बचेगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा आंसर, 5/2। क्या हम लोग इसको सॉल्व कर पाए? अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 4।
लिखा हुआ है। अब बताओ इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, 1 2, 2 वेरिएबल। तो इसमें काउंट करो, नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स अगर 2 हो गए तो हम लोग को कम से कम कितने इक्वेशन चाहिए होंगे, 2। एक तो ये हो गया और एक कहीं से मिल जाएगा, तो यहाँ से x और y हम लोग फाइंड कर पाएंगे। अगला देखो, इसमें कितने वेरिएबल्स है बताओ, 2x + 3y + 4z = 6 अगर लिखा हुआ है, इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, 3। तो ऐसे ऐसे कितने इक्वेशन चाहिए होंगे हम लोग को सॉल्व करने के लिए, 3 इक्वेशन चाहिए होंगे। एक तो ये हो गया, दूसरा कुछ दिया होगा, तीसरा कुछ और दिया होगा। तो इस तीनों से मिलके हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे, x y z फाइंड कर लेंगे। अब देखो अगला जो है इसमें कितना है, इसमें 4 है, तो इसमें 4 इक्वेशंस चाहिए होंगे, इससे हम लोग ये चारों फाइंड कर लेंगे। अब इसमें देखो कि टोटल हमारे पास कितने वेरिएबल्स हो जाएंगे, x z m n q और r, 6 वेरिएबल होंगे। तो हम लोगों को 6 इक्वेशंस ज़रूरी पड़ेगी। तो हम लोग 6 इक्वेशंस का यूज करके इन 6 वेरिएबल्स को फाइंड कर लेंगे। ठीक, यहाँ समझ में आया। आपने ये तो बता दिया कि हम लोग इसको कितने वेरिएबल होंगे उतने इक्वेशंस चाहिए होंगे, कम से कम उतने इक्वेशंस चाहिए होंगे सॉल्व करने के लिए। तो एटलीस्ट का क्या मतलब था यहाँ पे, 2x + 3y = 4, और दूसरा इक्वेशन यहाँ पे कुछ दे दूँ और तीसरा भी इक्वेशन यहाँ पे कुछ दे दूँ, तो यहाँ कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है। हम लोग कितने इक्वेशन चाहिए होंगे, 2 इक्वेशन चाहिए होंगे। तो हम लोगों से कोई भी 2 इक्वेशन पिक कर लोगे ना, ये ले लो या फिर ये ले लो या फिर ये दोनों को, इन तीनों में से कोई 2 इक्वेशन उठा लोगे ना तो x एंड y का वैल्यू आपको मिल ही जाएगा। अब किस केस में सेम आएगा या नहीं आएगा या डिफरेंट आएगा, ये आपको धीरे धीरे बाद में पता चलते चला जाएगा क्या होगा नहीं होगा। बट ये जो पॉइंट मैं यहाँ समझाना चाह रहा हूँ वो आपको समझ में आ गया ना, कि जितने वेरिएबल होंगे उतने इक्वेशंस हम लोग को कम से कम चाहिए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान रख। इसी में मैं थोड़ा सा फर्दर एक्सटेंड कर दूंगा, इसी को देखते हैं कि भैया यहाँ से जो हम लोग x का वैल्यू फाइंड करेंगे और एक y का जो वैल्यू हम लोग को आएगा, आ गया कुछ मान लो आ गया, इसको क्या मान लेते हैं हम लोग, अल्फ़ा आ गया और ये आ गया आपका बीटा आ गया। क्या आ गया, अल्फ़ा आ गया और बीटा आ गया। इसको क्या कहते हैं हम लोग, सॉल्यूशंस। चलो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ठीक, एक एग्जांपल देते हैं हम लोग, 2x + 3 = 7। ये आप लोग सॉल्व कर लोगे, क्या आएगा देखो, सॉल्व करो, 2x = 7 - 3, तो x क्या हो जाएगा, 7 - 3 क्या होगा, 4/2 = 2। x का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया। अब देखो, अब इसको क्या मैं यहाँ पे पुट करूँ, करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। यहाँ से LHS का वैल्यू आ जाएगा 2 × 2 + 3, 2 वहाँ से रख दिया मैंने, तो क्या आ गया ये 4 + 3 विच इज़ इक्वल टू 7 आ गया। क्या आपका यही RHS है, क्या आपका यही RHS है। तो अब देखो मैं यहाँ से क्या बताना चाह रहा हूँ कि ये जो 2 आया था इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सॉल्यूशन बोलेंगे। ये क्या दिया हुआ है कि ये सॉल्यूशन है। अगर इसको मैं इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ तो आप लोग देख पा रहे होगे कि LHS का जो वैल्यू आया 7 वही RHS का ही वैल्यू है। क्या आ रहा है, LHS = RHS। दूसरा इक्वेशन देखते हैं, 2x + 3y = 7 दे रखा है। ठीक, इसका कोई 2 आंसर होगा, एक x का वैल्यू होगा, एक और इक्वेशन देंगे तब आएगा। अब जिस मेथड से है उसको मैं आपको बाद में समझाऊंगा। अगर मान लो इसका एक x का वैल्यू आ गया अल्फ़ा, y का वैल्यू आ गया बीटा, ये 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। मैं क्या मान लेता हूँ, इसको अल्फ़ा मान लेता हूँ, इसको क्या मान लेता हूँ, बीटा मान लेता हूँ। तो इसका कहने का क्या मतलब है कि अगर ये सॉल्यूशंस हैं, क्या है ये सॉल्यूशंस हैं, तो इसको अगर मैं पुट कर रहा हूँ इसी इक्वेशन में, LHS क्या आ जाएगा, 2α + 3 बीटा, 2α + 3 बीटा, ये आ गया। अब इसको इसका जो वैल्यू होगा ना, देखना वो क्या होगा, 7 के इक्वल होगा। अल्फ़ा बीटा अगर मैं बाद में दूंगा आपको, मान लो, तो देखना कि अल्फ़ा का वैल्यू और बीटा का वैल्यू पुट करोगे ना तो 7 ही आएगा आंसर। यहाँ से क्या आपको पॉइंट याद रखना है कि अगर कोई चीज़ कुछ भी यहाँ पे कुछ भी है, ये सॉल्यूशन है किसी इक्वेशन का, तो अगर मैं इसको पुट करता हूँ उस इक्वेशन में तो हमारा LHS जो होगा ना
वो RHS के इक्वल आ जाएगा। ये बात समझ में आई? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये समझ में भी आना चाहिए और याद भी रहना चाहिए। किसी भी इक्वेशन का, यहाँ मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है या 2 वेरिएबल है या n वेरिएबल है। किसी भी इक्वेशन का अगर वो सॉल्यूशन है तो उस इक्वेशन में अगर पुट कर देंगे तो हमारा LHS और RHS क्या आ जाएगा? इक्वल आ। और कुछ इम्पॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ कि जो 9th से 10th में जो बच्चे हैं, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल जहाँ से वो पढ़ के आए हैं उसको ढंग से रिवाइज करके आए इस लेक्चर में आगे पढ़ने के लिए। वरना मैं हवा में लिख दूंगा, ऐसा लिखा हुआ है 2x + 3 = 7 अगर लिखा हुआ है, 2x + 3 = 7 अगर लिखा हुआ है, मैं हवा में बोल दूंगा कि ये 3 इधर गया, 2 से डिवाइड हो गया, क्या बच गया? x = 2 आ गया। तो ये आपको अपने दिमाग में कैलकुलेशन या तो उसी समय हो जाना चाहिए या फिर आपको बाद में जाके कन्फ्यूज़न ना होना चाहिए कि भैया ने क्या कर दिया। ठीक, अगर मैंने ऐसा कुछ था 9x + 3 = 18 है, मान लो ऐसा है, अगर मैंने डायरेक्ट लिख दिया 18x = 15/9, ये यहाँ के प्रोसेस क्या हुए हैं कह रहा हूँ, सो क्लियर है? तो इसके लिए आपको लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल वाला जो चैप्टर होगा वो आपको ढंग से रिवाइज करके आना है। ठीक, ढंग से रिवाइज करके आओगे तभी मेरे लेक्चर्स को फॉलो कर पाओगे। और भी कुछ बता रहा हूँ कि भैया नोट्स का क्या करें, नोट्स का क्या करें? आप नोट्स दोगे तो नहीं नोट्स मैं क्यों दूँ? मैं जो लिख के पढ़ा रहा हूँ वो सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को, जब पढ़ने बैठो, मैं लेक्चर जैसे ही ओपन करो, पहले तो मैं ये जो 1-2 लेक्चर से वो आप पढ़ो। अगर समझ में आ रहा है, अगर आपको पढ़ना है तो आप मेरे लेक्चर्स को फॉलो करने के लिए एक प्रॉपर कॉपी बना लो। एक कॉपी बना ही लो। कॉपी बनाने का क्या मतलब है, ये नहीं कह रहा हूँ कि महंगी कॉपी बना लो, सेपरेट कॉपी बना लो। इससे क्या होगा कि मेरे जो सारे नोट्स होंगे ना वो आपको एक जगह आ जाएंगे। अब कॉपी बनाने के बाद क्या करना है, यहाँ तक अगर लेक्चर मेरा ये हुआ, एंड हुआ और नेक्स्ट पेज में मैं एंटर कर गया, तो आप क्या करना कि वहाँ पे पॉज कर देना वीडियो और लिख लेना उसको अपने कॉपी में। जिस सीक्वेंस में मैं लिख रहा हूँ, जिस सीक्वेंस में मैं लिख रहा हूँ उसी सीक्वेंस में आप लिख लेना उसको कॉपी में। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बच्चे जो होते हैं ना वो नोट्स का इम्पोर्टेंस नहीं समझते। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आपको रिवीजन करना हो। ये बार बार आपको मेरा लेक्चर फॉलो करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इससे क्या होगा कि आप अपना कॉपी रिवाइज करोगे और सारा अपना रिवाइज कर लोगे। तो आशा करूँगा कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो एक बात मैं बोलूँगा कि आप लोग थोड़ा कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें कि ये ऑडियो वीडियो क्वालिटी कैसा है और कैमरा एंगल कैसा है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ।